समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता। लास्ट में तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? उसने कहा, मैं अनेक वर्षों तक भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूमा हूँ। मैंने भारत के गांव का अध्ययन किया है। मैंने भारत के ग्राम वासियों का भी अध्ययन किया है। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में घरों का भी अध्ययन किया है। और उस अध्ययन का जो निष्कर्ष है वो ये है कि भारत के अंदर भारत पूर्ण रूप से शिक्षित है। भारत के अंदर लगभग 7.5 लाख गांव थे और 7,32,000 के करीब गुरुकुल चला करते थे। और गुरुकुल की व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक गांव में महाविद्यालय स्तर के गुरुकुल हुआ करते थे। लॉर्ड मैकाले कहता है कि हर गांव में शिक्षा का उच्च स्तर है। लगभग 18 विषयों की पढ़ाई गांव में होती थी। जिस भारत के अंदर शिक्षा का स्तर यानी गांव आत्मनिर्भर है शिक्षा के क्षेत्र में, उसे मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। भारत के गांव में किसी भी घर में ताले नहीं हैं। ताले क्यों नहीं है? कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के देखा है, घरों के अंदर जाकर के देखा है कि सोने और चांदी के ढेर लगे हुए थे। अर्थात भारत का प्रत्येक व्यक्ति इतना आर्थिक रूप से संपन्न था कि उसे इस बात की चिंता ही नहीं थी कि हमारे देश के अंदर या हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में कोई चोरी भी कर सकता है। अर्थात आर्थिक रूप से इतना संपन्न होने के बाद हमारे यहाँ चोरी की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी भारत में चोरी की कोई व्यवस्था नहीं है, सब आर्थिक रूप से संपन्न है। इसलिए किसी भी घर में ताले नहीं है और हर घर में सोना और चांदी की ऐसी व्यवस्था थी, इतना था जैसे घरों में गेहूं और चावल के ढेर लगाए जाते हैं, ऐसे ही घर घर में सोने और चांदी के ढेर लगे हुए हैं। अर्थात इतना आर्थिक रूप से भारत का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न है कि उसे चोरी की आवश्यकता ही नहीं है और इसीलिए किसी भी घर के दरवाजे पर ताला नहीं है। ऐसे आर्थिक रूप से मजबूत देश को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है? भारत का प्रत्येक व्यक्ति रोजगार सहित था, वो केवल नौकरी के ऊपर आधारित नहीं था बल्कि उसका अपना रोजगार था। यानी हमारा गांव गौरवशाली गांव हुआ करते थे, हमें अपने गांव पर अभिमान था। तो लॉर्ड मैकाले ने ऐसा अध्ययन करके ब्रिटेन की संसद में ये कहा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर है, भारत के अंदर बेरोजगारी नहीं है, भारत के अंदर किसी प्रकार की विकृति नहीं है, भारत के अंदर भिखारी नहीं है, भारत पूर्ण रूप से शिक्षित है। ऐसे आर्थिक रूप से संपन्न देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि भाई कोई भी उपाय करो, लेकिन कुछ ऐसा करो ताकि भारत की ये जो शक्ति है ये शक्ति क्षीण हो जाए। और हम साथ जानते हैं कि बाद में लॉर्ड मैकाले ने भारत को गुलामी की तरफ धकेलने के लिए एक नई शिक्षा पद्धति का विकास किया और उसे कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति कहा जाता है। पहला विद्यालय कलकत्ता में उन्होंने खोला। उसके बाद जो गुरुकुल हमारे चला करते थे गांव स्तर पर, उन गुरुकुलों को प्रतिबंधित कर दिया। जो गुरुकुल के अंदर आचार्यगण शिक्षा दिया करते थे संस्कृत की, उन आचार्यों को जेलों में डाल दिया। यानी हमारी जो मूल चीज थी शिक्षा, उस शिक्षा को सबसे पहले टारगेट करके छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया
और कॉन्वेंट पद्धति हमारे देश में धीरे धीरे विकसित होती चली गई। और उसका उद्देश्य था कि व्यक्ति शिक्षित तो हो, लेकिन वो क्लर्क बने, अधिकारी न बने, टेक्नीशियन न बने। और हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक हमारे देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज भी गिने चुने ही थे, और लगभग 85 के आसपास तक उत्तर प्रदेश में 1-2 कॉलेज ही थे। यहाँ से पढ़ने के लिए महाराष्ट्र में लोग जाया करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे आज हर जिले में तकनीकी विद्यालय हमारे देश के अंदर है। जो हमारा गौरव था, वो गौरव हमें पुनः प्राप्त हम कर सके, हमारा देश पुनः शक्तिशाली बन सके, उसके लिए जो सबसे छोटी इकाई है, और वो हमारी सबसे छोटी इकाई हमारा गांव है। हमारे देश की 70% आबादी गांव में बसती है। हमारे देश की रीढ़ गांव है, और हमारे देश में आज सबसे कमजोर भी गांव है। तो वो गांव जिसे सबसे मजबूत होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी उस समय प्रत्येक गांव में विद्यालय थे, गुरुकुल थे। यानी हम शैक्षिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे, और वो आत्मनिर्भरता हमें पुनः प्राप्त करनी पड़ेगी। आज शिक्षा के आधार पर ही हमारे गांव से बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है। अब जैसे ही बच्चा 8वां पास करता है या 6ठा पास करता है, तो जो व्यक्ति संपन्न है वो प्रयास करते हैं कि शहरी क्षेत्र में जाकर के अपना मकान लेकर के और वहीं बच्चे को शिक्षा दिलाएं। और जब बच्चा इंटर की शिक्षा प्राप्त करता है, तो फिर हमारा उद्देश्य हो जाता है कि उसे कहीं बाहर भेज दे, अर्थात शिक्षा के लिए चाहे गाजियाबाद भेजे, दिल्ली भेजे, गुड़गांव भेजे, यानी दूर कहीं शिक्षा प्राप्त के लिए उसे भेज दिया जाए। और उसके बाद जब वो इंजीनियर बन जाता है, MBA कर लेता है या कुछ अन्य कोर्स पर बड़ा करता है, तो फिर जहाँ वो जाता है वहीं बस जाता है और उससे आगे जाने की सोचता है, और हम गांव में अकेले ही रह जाते हैं। जो हमारा परिवार इतना लंबा चौड़ा परिवार है, वो छोटा सा सिमट करके रहने लगा। हमारी शिक्षा का स्तर हमारे आसपास के क्षेत्र में हो, और हमारी सोच आत्मनिर्भर हो। हमारी सोच केवल ये न हो कि नौकरी के आधार पर ही परिवार का पालन पोषण किया जा सकता है। सरकार का भी प्रयास है, संघ का भी प्रयास है कि भारत नौकरी के आधार पर आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। जब तक देश के अंदर हम स्वरोजगार की ओर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। नौकरी की एक सीमा है। कई बार हम कहते हैं कि गांव के बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। नौकरी की एक सीमा है, उन्होंने ऊपर से एक लिमिट के अनुसार व्यक्तियों को छांट लिया, नौजवानों को छांट लिया, और बाकी जो बचे हैं उन्हें क्या करना है फिर। तो इसलिए हम स्वरोजगार की ओर, हम छोटे छोटे, हमारे गांव में छोटी छोटी हर चीज गांव के ही स्तर पर हुआ करती थी। अगर लकड़ी का काम हमें कराना था, तो हमारे गांव में ही लकड़ी के बहुत सुंदर कारीगर हुआ करते थे। तो वो चीज समाप्त नहीं हुई है, कम हो सकती है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। तो हम उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसा संघ का प्रयास है कि गांव के स्तर पर भी हम गांव को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। आज बड़ा संकट जल के ऊपर भी चल रहा है। बड़े बड़े विद्वान जल के विषय में बोल रहे हैं कि आने वाला समय जल को लेकर के एक बड़ी क्रांति कर सकता है। आज शहरी क्षेत्रों में पानी बिक रहा है, जो हमारे यहाँ सबसे अधिक था। आज वो शहरी क्षेत्र में पानी बिक रहा है। एक बोतल 20 रुपए की है। यदि हमने पूरी प्यास भरी तो एक ही बारी में एक बोतल पी सकते हैं, यानी 20 रुपए में प्यास बुझेगी। और खेत भी हमारे पानी की दृष्टि से, यदि पानी धीरे धीरे कम होता गया
तो खेतों को भी पानी की समस्या आ सकती है। इसलिए वर्षा के जल को रोकने की जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, गांव-गांव में तालाब हुआ करते थे जो हमारी सिंचाई के भी काम में आते थे, और हमारे जो पशु थे, पशु पक्षी, वो भी प्यास उनसे बुझाया करते थे। अभी एक बार 1991 में एक मिजोरम में जाना हुआ था, तो मिजोरम में से जाने से पहले जो आसाम का कुछ क्षेत्र था जिसमें बंगाली परिवार रहते थे, उसमें घूमना हुआ। तो उन बंगाली परिवारों के प्रत्येक घर के आगे छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। पीने के पानी की व्यवस्था वो अलग से करके इकट्ठा करके रखते थे, पानी की समस्या थी। तो एक मोहल्ले में एक एक दो दो पानी की टंकी उनके यहाँ थी। तो पीने का पानी, जैसे कई बार हमने पिक्चरों में भी देखा होगा, लाइन लगा करके हम लेते थे, वो लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और स्टोर करके रखते हैं। वो ये नहीं कि पानी कितना पुराना हो गया, पीने का पानी जब भी टंकी आई उन्होंने स्टोर कर लिया, और बाकी घर का सारा सामान काम करने के लिए वर्षा का जल उन तालाब में इकट्ठा करते थे। ऐसे ही जो मिजोरम में पानी की वो टंकी हमारे यहाँ उसकी होती है जिसमें हम गेहूं इकट्ठा करके रखते हैं। मिजोरम में ऐसी बड़ी बड़ी लोहे की टंकियां, उसमें वर्षा का जल इकट्ठा करके रखते हैं। वो अपनी छतों को टीन से इस हिसाब से बनाते हैं कि उसका जो सारा वर्षा का जल है वो छत पर से होते हुए उन पानी की टंकियों में चला जाएगा। यानी पीने के अलावा सारा काम उस पानी की, वर्षा के पानी से ही किया जाता था। पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडक थी, तो स्नान भी वहाँ रोज नहीं करते, हमें रोज स्नान करने की आदत थी। तो एक बाल्टी पानी वो उस पानी की टंकी में से देते थे जो स्टोर पानी हुआ करता था, और उस एक बाल्टी पानी में हमें स्नान भी करना था और जो अपने कपड़े थे वो कपड़े भी धोने थे। आप कल्पना करिए आज हम कितना भी पानी अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वर्तमान ही स्थिति 1991 बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं वहाँ नहीं है, पहले से काफ़ी बढ़ गई हैं, पर वहाँ पानी कितना कीमती था। तो पानी के लिए जो तालाब हमारे हुआ करते थे, उस तालाब की व्यवस्था को हमें पुनः प्रारंभ करना ही पड़ेगा। पानी के जल को बारिश के जल का भी संचय करके रखना पड़ेगा। गांव में बहुत सारा विकास करने के लिए अब ये गांव की समिति बनी है, इस अपने जो ग्राम विकास है उनके माध्यम से गांव में समिति एक बनी है, ना बनी होगी तो बनेगी। अब निवेदन संघ का ये है, अपने गांव का विकास करने के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। एक गांव है मुजफ्फरनगर जिले में, देवबंद के पास मिरगपुर उस गांव का नाम है। उस गांव में अनेक वर्षों से अभी भी ऐसी परिस्थिति में भी एक भी व्यक्ति व्यसन नहीं करता, किसी भी प्रकार का शराब, बीड़ी, सिगरेट कुछ नहीं पीता, और अपने नजदीक में है, दूर नहीं है। और वो सारी व्यवस्था उस गांव के व्यक्ति मिलकर के ही करते हैं। तो उस गांव में हमारे ही नजदीक में है, अगर उस गांव के व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अभी नानाजी देशमुख, हमने से कुछ ने नाम सुना होगा, जनसंघ में महामंत्री भी रहे और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्हें मंत्री बनाया जा रहा था, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि 60 वर्ष की उम्र के बाद कायदे में मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए, हमारी क्षमता उतनी नहीं रहती है, और उन्होंने मना कर दिया। फिर वो गोंडा में आकर के उन्होंने ग्राम विकास का काम प्रारंभ किया। गोंडा अपने ही उत्तर प्रदेश में है, बहुत बड़ा काम उन्होंने वहां किया। उसके बाद चित्रकूट में मध्य प्रदेश में किया। ऐसे लगभग 500 गांव उन्होंने ऐसे विकसित कर दिए
जो जैविक खेती के आधार पर ही खेती करते हैं, गांव में व्यसन मुक्त है, और गांव में जो भी कोई निर्णय करते हैं, कोई कार्यक्रम होगा, कोई उत्सव होगा, तो वो गांव के व्यक्ति मिल बैठ करके उस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। यानी गांव के अगर झगड़े झंझट भी कोई है तो गांव में ही उनका निपटारा किया जाता है। ऐसा उदाहरण अपने ही क्षेत्र में है, और लगभग 500 गांव ऐसे हैं कि जहां इस प्रकार उन्होंने इन कार्यक्रमों को करने में सफलता प्राप्त करी। तो आज संघ का प्रयास ये है कि ऐसे जो कुछ हमारे उदाहरण के रूप में गांव हैं, बहुत सारे हैं, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, और पहाड़ी क्षेत्रों में भी है। तो हम अपने गांव को ऐसा सुंदर गांव क्यों नहीं बना सकते? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव आत्मनिर्भर हो, हमारे गांव में व्यसन न हो, कोई शराब पीने वाला न हो। अब शराब के लिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा है और हम प्रयास करें, अगर हम रगड़े झंझट करने का प्रयास करेंगे, गाली गलौज करने का प्रयास करेंगे, तो हम किसी को व्यसन मुक्त नहीं कर सकते। व्यसन केंद्रों पर भी मनोवैज्ञानिक तरीके से ही उसको मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। हम सब मिलकर के मनोचिकित्सक की भूमिका में रह करके ही गांव में व्यसन मुक्ति कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यसन में जिसकी रुचि है, उसका परिवार भी ये चाहता है कि हमारे परिवार का ये सदस्य व्यसन से मुक्त हो, किसी प्रकार का दुर्गुण न हो। वास्तव में इस दुर्गुण के कारण से उसका अपना भी और उसके परिवार का भी सम्मान घटता है, भले ही वो व्यक्ति कोई भी क्यों न हो। और कई बार ऐसे संपन्न व्यक्तियों को देखा है कि कभी कभी जब हम किसी क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो अति भी हो जाती है, यार दोस्तों के कहने से या अपनी इच्छा के अनुसार ही, तो वो कई बार ऐसे स्थान पर भी गिर जाते हैं या ऐसे व्यक्ति भी उन्हें घर पहुंचाते हैं जो बाद में फिर चर्चा का कारण बनता है। परिवार को भी बड़ी भारी लज्जा उसमें सहनी पड़ती है। तो इसलिए गांव में सभी ऐसे कुछ प्रमुख व्यक्ति मिल करके ये संकल्प लें कि गांव के एक एक मोहल्ले में हम व्यक्तियों को समझा करके ये प्रयास करें कि हमारा गांव व्यसन मुक्त गांव होगा। हमारे गांव में प्रत्येक परिवार में प्रत्येक घर के ऊपर ओम का चिन्ह होगा, सत्य का चिन्ह होगा, या कोई भी धार्मिक चिन्ह। ऐसे कहा जाता है कि जब कोई धार्मिक चिन्ह हमारे द्वार पर होगा तो कोई भी वास्तु दोष या बुरी हवा का प्रभाव हमारे परिवार पर नहीं पड़ता। यानी हम हर दृष्टि से ये प्रयास करें कि हमारे गांव के अगर कुछ नौजवान हैं तो वो बेरोजगार अगर है तो बेरोजगार न रहे। हमारे सोचने का विषय केवल हमारा निजी परिवार नहीं होना चाहिए। हमारा निजी परिवार यानी मैं, मेरा बेटा और मेरे बच्चे, बस वो ही नौकरी करें। हम सब मिल करके गांव में एक समिति या गांव में 10-5 व्यक्ति ऐसे मिल करके इस पूरे गांव की चिंता करें कि हम इस पूरे गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, एक छोटे से परिवार के प्रमुख व्यक्ति नहीं है। हमारा गांव एक आदर्श गांव बने, एक भी व्यक्ति बेरोजगार न हो। हमारे मोहल्ले का कोई व्यक्ति अगर भूखा सो रहा है तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए जब तक वो खाना न खा ले। और उसके घर में खाने की स्थायी व्यवस्था कैसे हो सकती है, ये हम सब मिलकर के चिंता करें तो भी संभव है। अगर हम पुराने अभी अपने बुजुर्गों से अभी भी चर्चा करेंगे तो पहले भी ऐसी ही व्यवस्था थी। जब गांव में शादी हुआ करती थी तो वो शादी उस परिवार की नहीं होती थी, वो शादी की चिंता पूरा मोहल्ला मिलकर के करता था। अगर किसी एक मोहल्ले में बारात आ रही है तो घर घर में चारपाई सजा देते थे कि भाई कोई भी मेहमान कहीं भी बैठ ले, कहीं भी लेट ले, और उस घर का व्यक्ति उसकी ऐसी ही आवभगत किया करता था
जैसे कि वो बारात हमारे मोहल्ले के उस किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं बल्कि मेरे ही घर में आई है। हमें अपने परिवार को, अपने गांव को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा करनी पड़ेगी और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार भी चाहती है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, और हमारा देश सोने की चिड़िया या विश्व गुरु तभी बन सकता है जब प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होगा, प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रभक्त होगा और प्रत्येक व्यक्ति ये प्रयास करेगा कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। आज देश के अंदर ऊर्जा का भी संकट है। हम अपने घरों के अंदर बिजली जलाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि 4 कमरे हैं तो चारों में बिजली जल रही है और चारों के चारों बैठे एक कमरे में है, तो हम प्रयास करें 3 कमरों की बिजली बंद करके जिस कमरे में हम बैठे हैं केवल उसमें ही बिजली की रोशनी करें, तो जो 3 कमरों की एक्स्ट्रा बिजली बचेगी वो किसी गरीब परिवार में जाकर के जलेगी। हम ये मान लें, अभी कोयम्बटूर में माता अमृतानंदमयी का आश्रम है, स्थान है। उनके यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्होंने एक नियम बनाया है कि प्रत्येक विद्यार्थी एडमिशन के साथ जैसे ही उसका प्रवेश होगा 1 पौधा वो उस क्षेत्र 5 पौधे उस क्षेत्र में लगाएगा। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पौधे लगाने होंगे और उन 5 पौधों को 5 साल विद्यार्थी वहां पढ़ता है, तो 5 वर्ष तक उन पौधों का संरक्षण भी उस विद्यार्थी को ही करना है। और उस क्षेत्र में आज वो पूरा क्षेत्र जंगल जैसा हो गया है, और कहते हैं कि शहर में जो तापमान चलता है उस क्षेत्र का तापमान 3 डिग्री कम रहता है पेड़ों की अधिकता के कारण से। हमारे क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ों की अधिकता थी, आज पेड़ बड़ी मात्रा में कट रहे हैं। हम अपने बच्चे की वर्षगांठ करते हैं तो एक नियम बना सकते हैं कि हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं। बच्चे की वर्षगांठ के समय 1 पेड़ हम उस बच्चे के हाथ से प्रतिवर्ष लगाएंगे और उस 1 वर्ष तक जब तक हम अगला पेड़ लगाएंगे उसका संरक्षण भी करेंगे। यानी ऐसा ही नहीं कि पेड़ लगा दिया और उसके बाद हमने उसे भूल गए, फिर उसमें कौन पानी देगा, कौन वो उसकी चिंता करेगा। यानी हमें उसको पेड़ को लगाना भी है और संरक्षण भी करना है। आप कल्पना करिए जब हमारा वो बच्चा 15-20 साल का होगा तो वो 15-20 पेड़ उसके लिए होंगे। हमें भी खुशी होगी कि हमारे बच्चे के लगाए हुए पेड़ आज फल फूल दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं और पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं। यानी कि हम इस वातावरण की शुद्धता में पर्यावरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। गांव के अंदर कितने परिवार हैं, यदि हम चिंता करें तो हमें ध्यान आएगा कि कुछ ही वर्षों में हमारे गांव के चारों ओर पेड़ ही पेड़ हो गए। यानी हमारा जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा